नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुभाष चंद्र है जी। मैं मेरठ के पास का रहने वाला उत्तर प्रदेश का। मैं एक प्रेतात्मा का कहानी आपको बताना चाहता हूँ। एक दुखियारी लड़की जो प्रेतात्मा बन चुकी थी। आप ज़रूर सुनना पसंद करेंगे, लेकिन पहले मैं अपने बारे में बता दूँ। मेरा नाम तो आप जान ही चुके हैं, सुभाष चंद्र है। मेरी आज की डेट में उम्र है लगभग 65 साल। लेकिन जब मैं 19 साल का था ना, तब ये कहानी मैंने प्रेतात्मा से सुनी थी, जिसका नाम था सुलेखा। 1980 की बात है, जब मैं इंटर पास कर लेता हूँ। मैं पूजा पाठ में विश्वास करने लगता हूँ। और उन्हीं दिनों की बात है, हमारे ही गांव का एक औरत जिसके ऊपर में प्रेत बाधा थी, हमारे दरवाजे पर आती है, जहाँ पर एक तांत्रिक बाबा आए हुए थे। उसी के उपचार के लिए उसके शरीर से वो प्रेत बाधा उतारना चाहते थे। वही कहानी का स्टार्ट हुआ था। वो साल 1980 की बात है। मैं सामने था, जहाँ पर ये सब तंत्र मंत्र का क्रिया चल रहा था। वो बाबा जी बैठे हुए थे। उसके शरीर में एक औरत थी और उसी के शरीर में वो प्रेत आत्मा थी। एक लड़की थी, उसको तकलीफ दे रही थी, उसको मारना चाहती थी, उसको तरह तरह का यातना दे रही थी। वो बहुत दुखी थी। जब तांत्रिक बाबा उससे पूछने लगते हैं, उसके शरीर में जो प्रेतात्मा समाई होती है, उससे पूछते हैं कि आप कौन हो? इस औरत को आप इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? आप छोड़ दो इसको। तब वो प्रेतात्मा कहती, नहीं, मैं इसको छोड़ नहीं सकती। इसने मुझे सारा जीवन परेशान किया है। वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। कहती है, आप इसको छोड़ने की बात कर रहे हो? कहानी की शुरुआत अब वो प्रेतात्मा करने लगती है। कहती है, मेरा नाम सुलेखा है। मैं इसी के परिवार में जन्म लिया हूँ। ये जो है मेरी सौतेली माँ है। मेरी माँ मर चुकी थी। इसके बाद मेरे पिता इस सौतेली माँ को लेके आए थे। मैं 2 भाई बहन और मैं सबसे बड़ी थी। लेकिन जब से हमारे घर में ब्याह करके आई, तभी से हमें टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। मैं और मेरा भाई, हम लोग परेशान रहने लगे थे। लेकिन करे क्या? हम पापा से शिकायत करते थे कि देखो, नई माँ हमें डांट रही है, हमें खाना नहीं दे रही है, हमें बाहर खेलने नहीं भेज रही है। तरह तरह का टॉर्चर करती थी। हम सब बताते थे अपने पापा से, और पापा हमारी बातों पर यकीन नहीं करते थे। जाके पूछते थे नई माँ से कि तुमने ऐसा किया, तब वो रोने लगती थी। कहती है, ये तो हमारे बच्चे हैं, हम कभी ऐसा सपने में भी नहीं कर सकते थे। तब पापा सारा गुस्सा हम दोनों पर उतारते थे। हम लोग चुप रह जाते थे, डर के मारे, पापा का गुस्सा इतना देख करके। लेकिन ऐसा हमारे जीवन में चल रहा था। हम लोग डर डर के उस घर में अब जिंदा थे और हमारी उम्र बढ़ती जा रही थी। आखिरकार मैं और मेरा भाई जैसे तैसे उस घर में सब कुछ कष्ट सहते हुए, हमें तो भरपेट खाना भी नहीं देती थी। वो हमें तरसाती थी, तड़पाती थी, अपने बच्चे को भरपेट भोजन खिलाती थी, तरह तरह का अब उसको चीज़ मुहैया कराती थी। हम लोग तो एक खिलौने के लिए तरस जाते थे। ये औरत हम लोग के साथ में बहुत कष्ट दिया है। आप लोग कह रहे इसको छोड़ दो, क्यों हम छोड़ दें? प्रेतात्मा बहुत गुस्से में थी। मैं तो वहाँ पर बैठा हुआ और सुन रहा था। तांत्रिक बाबा उससे सवाल पर सवाल कर रहे थे। आगे की कहानी बताओ, आगे क्या हुआ? तब वो प्रेतात्मा कहने लगती है, आखिरकार मैं और मेरा भाई बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद भी ये हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। अपनों बच्चों के साथ में तो लाड़ प्यार रखती है, लेकिन हमें तो टॉर्चर, हमारे साथ अत्याचार, यही तो इसका काम था। आखिरकार मैं बड़ी हो चुकी थी, मैं समझदार हो चुकी थी। रोज रोज के टॉर्चर से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं अपने भाई को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन भाई को बताकर मैं उसको दुखी नहीं करना चाहती थी। भाई को इतना टॉर्चर नहीं करती थी जितना मुझे करती थी। मैं अब जवान हो चुकी थी, सोचने समझने लगी थी। मैं कभी कभी अपना दुख तकलीफ अपना पापा को शेयर करती थी, लेकिन पापा टाल जाते थे। कहते, नहीं, तेरी माँ ऐसा कर ही नहीं सकती, तू झूठ बोल रही है, तू बचपन से झूठ बोलती आई है और अभी तक बोल रही है।
मेरा मन खट्टा हो चुका था। मैं अब समझदार हो चुकी थी, अपना फैसला मुझे करने का मेरा अधिकार था और मैंने फैसला कर लिया। मैं इस घर में रहूंगी नहीं। और उस रात तो मेरे साथ में बहुत अत्याचार हुआ था। एक झूठी बात लेकर के मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही थी कि ये फलाने लड़के के साथ घूमती हुई मुझे दिखाई दी थी, जबकि ऐसा भी कुछ भी नहीं था। मैं किसी लड़के के साथ में कोई दोस्ती नहीं, कोई प्रेम का तो कोई मतलब ही नहीं, और हम पर वो तोहमत लगा रही थी। मैं बड़ा खिन्न थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये बात अपने भाई को बताना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। सुबह जब सारे लोग सो रहे थे, मैं तैयार हो जाती हूँ। बस मेरे पास में जो पहना था वही पहने हुए मैं घर से बाहर निकल जाती हूँ। मुड़ के घर के देखती हूँ, लेकिन सब लोग सोए हुए दिखाई देते हैं। मेरा भाई मुझे दिखाई देता है, अब गहरी नींद में था, जगह नहीं था। तब मैं उसको आखिरी बार देखती हूँ और उस घर को अलविदा कह देती हूँ। अब कहाँ जाना है, मेरी मंजिल का कुछ पता ही नहीं था। मैं तो ऐसे ही भटकते हुए आखिरकार बस स्टैंड पर पहुँचती हूँ। ना जाने कहाँ की बस थी। मैं उस घर से दूर जाना चाहती थी तो मैं उस बस में झट से बैठ जाती हूँ। वो बस मुझे उत्तराखंड लेके जाती है। लेकिन मैं अब जवान हो चुकी थी ना, लोग बाग की नज़रें अब मेरे ऊपर लगने लगी थी। कुछ जवान लड़के जब मैं उत्तराखंड में उतर जाती हूँ, अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ आ तो गई, लेकिन जाऊँगी कहाँ पर। कुछ लड़के जो थे वो मुझे पूरी तरह से घूर रहे थे। मैं नज़र को पहचानती थी कि मेरे साथ में बुरा सलूक करने के सोच रहे थे। मैं घबरा गई थी, मेरे आंखों से आंसू निकलने लगा था। हे ईश्वर, मैं तो अपना घर छोड़ के भागी कि मुझे चैन मिलेगा, लेकिन बाहर आने के बाद भी मेरे साथ में ऐसा बर्ताव होने लगा। ये गंदी गंदी नज़रों से लड़के मुझे घूर रहे थे। उनका बस चलता तो मेरे साथ में बहुत कुछ कर सकते थे। मैं घबरा गई थी, डर गई थी। अब मेरा सोचने समझने की शक्ति भी चली गई थी घबराहट में। मैं रोड के किनारे बैठी रो रही थी और तभी एक बाबा जी आते हैं। मुझे रोने का कारण पूछते हैं कि अरे बेटा, तुम हो कौन, क्यों रो रही हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ में, क्या तकलीफ़ है। मैं बाबा जी को देखती हूँ, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल, गेरुआ वस्त्र पहने हुए। मैं देख लेती हूँ कि अच्छे इंसान हैं। मैं सारी बात उनसे बता देती हूँ कि बाबा जी मैं घर से भागी हूँ, मुझ पर बहुत अत्याचार हुआ, मेरी सौतेली माँ ने मेरे साथ में बहुत खेल खेला है। एक एक घटना शुरू से लेकर अंत तक बता देता हूँ। तब बाबा जी मुझे समझाते हैं कि देखो बेटा, तुम उसी घर में सुरक्षित हो। तुमने देख लिया ना, यहाँ पर लोगों की नज़रें तुम्हारे पीछा कर रही है। बेटा सही नहीं है, तुम्हारे यहाँ कोई जान पहचान का है नहीं। तो चलो, अभी तो दिन का टाइम हो रहा है, अगर रात होगी तो तुम कहाँ रुकोगी बेटा। तुम्हें मैं बस में बिठा देता हूँ और अपने घर चले जाओ। अपने पिता को सब बात बताओ, पिता तुम्हारी मदद करेंगे। तब मैं कहती हूँ कि मैं पिता को तो बचपन से लेकर के अभी तक बताते आई हूँ, वो हमारी बात को मानते कहाँ हैं। मैं कहने लगी बाबा, चाहे मुझे अब कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अपने गांव, अपने घर तो नहीं जा पाऊंगी। अब तो मैं उस घर से भाग के आ गई हूँ। अब तो मेरे साथ में मेरी सौतेली माँ और भी बुरा हश्र करेगी। मैं उसका ये झेलना नहीं पसंद करूँगी, मुझसे झेला भी नहीं जाएगा। मैं घर नहीं जाऊँगी बाबा। वो बाबा जो थे, साधु बाबा थे, वो मुझे समझाते रहे, लेकिन मैं उनकी हर बात को टालती गई कि बाबा जी सब बात मैं आपको मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये मत कहना कि बेटी तुम घर चली जाओ। बाबा सोच में पड़ गए। कहने लगे बेटा देखो, अब मैं तुम्हें एक बार और समझा रहा हूँ। मैं तो कहूँगा बेटा तुम अपने घर चले जाओ, जो भी किराया भाड़ा मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तब मैं मना कर देती हूँ। तब बाबा कहते हैं कि देखो शाम होने वाली है, रात भी हो जाएगी, कहाँ रुकोगी बेटा, चलो इससे बढ़िया मेरे आश्रम पे चलो। मैं आश्रम जाने के लिए तैयार हो गई। तब बाबा जी मुझे अपने आश्रम में लेकर आए। कहने लगे कि देखो बेटा, मेरी ये कुटिया है और मैं यहाँ रहता हूँ, और देखो मैं अकेला हूँ, और यहाँ पर हमारे साथी कुछ नहीं है, हमारे साथी तो भूत प्रेत हैं। मैं तो ऐसी जगह पर रहता हूँ, इन्हीं के साथ में रहता हूँ। तुम भूत प्रेत के देखोगी तो डर जाओगी बेटा। चलो रात बिता लो और सुबह अपना फैसला आप बदल देना, तुम चले जाना बेटा। ये कि मैं घूमता फिरता रहता हूँ, आज मैं हूँ, कल हो सकता है मैं दूसरी जगह पर जाऊँ, तो तुम्हारी रखवाली कौन करेगा। लेकिन मैं भी अपनी जिद पर आ गई थी और कहने लगी बाबा मैं
बस आपके आश्रम में रह लूँगी, लेकिन उस घर में नहीं जाऊँगी। बाबा मुझे फिर समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो बेटा, तुम जवान हो चुकी हो, तुम्हारा शादी ब्याह हो जाएगा, तुम अपने ससुराल जाओगी, तुम उस घर में रहोगी कहाँ पर। तब मैं कहने लगी कि बाबा मुझे पता है वो मेरी चुप 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 करके शादी का रिश्ता मुझसे किससे करना चाहती है, मुझे सब पता है। एक अधेड़ व्यक्ति से जिसकी शादी पहले हो चुकी है, वो उसी घर में मुझे जाने के लिए कहती है। बाबा मुझसे ये नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगी। आखिरकार बाबा समझ गए थे कि ये लड़की तो हट्टी है, जिद्दी है, ये तो बस एक बार जिद पकड़ लिया है, फिर ये अपना जिद छोड़ने वाली नहीं। तब कहते हैं ठीक है बेटा, फिर तो तुम इसी को अपना घर समझो, यहाँ पर रहो और एक काबिल इंसान बनो। मैं तुम्हें काबिल बनाऊंगा, लेकिन वक्त लगेगा, धीरे धीरे करके। आखिरकार वही आश्रम मेरा घर बन जाता है और वो जो महात्मा जी होते हैं मेरा पिता तुल्य हो जाते हैं। मैं उन पर बहुत विश्वास करती थी और वो मुझे बहुत स्नेह देते थे, जैसे अपनी सगी बेटी हो। हर चीज़ का मेरा ख्याल रखते थे। समय समय पर मुझे पूछते थे कि बेटा किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दो। तब मैंने वहाँ पर आत्माओं को देखा था। रात के टाइम में जब बाबा जी अपने ध्यान में लग जाते थे तो कुछ आत्माएं उनके पास आकर के बैठ जाया करती थी, उनके आसपास में। पहली बार में तो देख करके घबरा गई थी, लेकिन महात्मा जी जब ध्यान से उठे तब मैं डरी हुई हालत में थी। महात्मा जी कहे क्यों डरी हो बेटा। तब मैं उन आत्माओं को बताती हूँ कि आत्माएं आपके आसपास में बैठी हुई थी, वो कौन थी। महात्मा जी हंसते हुए कहते हैं मैं उन्हीं के साथ तो रहता हूँ बेटा, वही तो हमारी रक्षक हैं और हमारी एक तरह से सहयोग करती हैं, काम करती हैं, उन्हीं के सहारे तो मैं चल रहा हूँ। तुम्हें उनसे डरना नहीं चाहिए, उनसे दोस्ती कर लो। आखिरकार उन आत्माओं से मेरी दोस्ती बाबा जी करा देते हैं। अब तो जैसे मेरा सब परिवार बन चुका था। अब बाबा जी मुझे दीक्षा भी दे रहे थे, तंत्र मंत्र का ज्ञान दे रहे थे, एक एक चीज़ को मुझे समझाते थे और प्रयोग करवाते थे। इस तरह करते करते उस आश्रम में मैं 5 साल गुजार लिया था। 5 साल जब पूरा हो गया, बाबा जी की सेहत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो तो पहले ही वृद्ध थे और पहले से भी ज़्यादा 5 साल में शरीर उनका अब जो मांस था सूखने लगा था, हड्डियाँ नज़र आने लगी थी। वो कहने लगे बेटा देखो मेरा आखिरी समय अब आने वाला है, मुझे पता है। अब मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँगा बेटा, तुम इतना जोग तो बन चुकी हो, तुम कहीं भी रहोगी, अपने घर पर रहो, अपने गांव में रहो, और तुम्हें किसी बात का कमी नहीं होगा और तुम्हारे आसपास कोई फटक भी नहीं पाएगा। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है जो तुम्हें चाहिए। तो देखो अब तो मेरा अंतिम समय आने वाला है, लेकिन मैं अंतिम समय यहाँ पर बिताना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने गुरुजी के आश्रम में जाना चाहता हूँ। मैं वहीं पर अपना शरीर को त्याग करूँगा, लेकिन वहाँ पर तुम नहीं जा सकती बेटा। इसलिए मैं तुमसे आग्रह कर रहा हूँ कि अब तो अपने गांव लौट जाओ। मैं रोने लगती हूँ, कहती हूँ बाबा जी आप मुझे छोड़ के मत जाओ। तब मुझे ज्ञान की बातें सब बताते हैं। कहते हैं देखो ये नश्वर शरीर है, हम इस लोक में रहते हैं, सबको एक दिन मृत्यु आती है, चाहे राजा हो या रंक हो, ईश्वर के पास जाना ही होता है। अब मुझे भी जाना है बेटा। मैं अब तुझसे फिर आग्रह कर रहा हूँ कि बेटा अब तो अपने घर लौट जाओ। तुम में वो ताकत आ चुकी है, मैंने तुम्हें तंत्र मंत्र सिखाया, अब वो तुम्हारे काम में आएगा। इससे तुम्हारा जीविका भी चलेगी। अपना मनपसंद लड़का देख करके शादी कर लो बेटा, मेरी इच्छा यही है। आखिरकार मैं उनकी बात को मान ही लेती हूँ, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। बाबा जी को छोड़ करके आश्रम में अपनी आंखों में आंसू लिए हुए अब मैं अपने गांव की तरफ चल पड़ती हूँ। जब मैं अपने गांव पहुँचती हूँ ना, तो सब कुछ वही था, कुछ भी बदला नहीं था। मेरा भाई मुझे देख करके बड़ा खुश हो जाता है, कहता है दीदी कहाँ थी आप। मैं उस टाइम कुछ बोल नहीं पाती हूँ। हाँ तभी मुझे सौतली माँ दिख जाती है। वो मुझे देखते ही चिल्लाना शुरू कर देती है। हाँ कहती है मुँह काला करके आ गई, अब तेरा इस घर में कोई रिश्ता नहीं है, अब इस घर से तू दूर हो जा। मुझे समझ में आ गया था कि अब जो मैंने सोचा था वही हो रहा था। मेरे पिता आते हैं, वो भी मुझसे अपनी आंखें फेर लेते हैं, वो तो मुझसे बात ही नहीं करते हैं। मेरा भाई मेरा साथ देता है, कहता है दीदी आपको कहीं नहीं जाना है, मैं भी बड़ा हो चुका हूँ और हम दोनों भाई एक साथ में रहेंगे। लेकिन उस घर में हमारा गुजारा होने वाला नहीं था। तब मैं अपने भाई को कहता हूँ
भाई तुम्हें कहीं नहीं जाना है, जाना है मुझे, अपने लिए सब कुछ मैं कर लूँगी, और इसके बाद मेरे पास में आ जाना। इस घर में तुम्हारा पूरा अधिकार है, मैं तो पराई हूँ, मैं शादी कर लूँगी, अपने घर चली जाऊँगी, लेकिन तुम कहाँ जाओगे? इस घर पे तुम्हारा पूरा अधिकार है, जितना तुम्हारा सौतेले भाइयों का है उससे ज़्यादा तुम्हारा अधिकार है। तुम इस घर के क्यों जाओगे? मैं उसको सब कुछ समझाती हूँ, तब जाकर के वो मान लेता है। आखिरकार मैं कुछ दूरी पर एक कस्बा था, वहाँ पर किराए का घर लेकर के मैं रहने लगती हूँ। वहाँ पर जिसके शरीर में प्रेत बाधा हो, दर्द हो, इस तरह का हवा का, वो मैं इलाज करने लगी थी। लोग बाग मेरे पास में आने लगे थे, मैं इलाज करती थी, उनको फ़ायदा भी मिलता था, और इस तरह मेरा काम में विस्तार होने लगा था। करते करते 5 साल बीत चुका था। लेकिन मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, मेरे घर के पड़ोस में एक लड़की रहती थी, उसका नाम है खुशबू। बहुत ही सुंदर लड़की, समझदार लड़की, और उससे मेरी अच्छी खासी दोस्ती थी। मैं जब आई थी ना अपने गांव में, तब मैं उससे भी मिली थी। वो मुझे देख करके गले लग गई थी, कहने लगी, दीदी सुलेखा दीदी आप कहाँ चली गई थी? तब मैं सब कुछ बता देती हूँ। तब कहती, दीदी आप कहाँ जाओगे, अब मेरे घर में रह लो। मैं कहता हूँ मुझे यहाँ पर चैन नहीं मिलेगा, मेरी जो सौतेली माँ है ना, मुझे ताना मारा करेगी भी, मैं यहाँ पर रह नहीं पाऊँगी, लेकिन तेरे से रिश्ता ज़रूर रहेगा, मैं आती जाती रहूँगी, आज जहाँ भी रहूँगी मैं तुझे सब कुछ बताऊँगी। 5 साल बीत जाता है, इधर वो लड़की भी खुशबू है, वो भी जवान हो जाती है, उसके लिए रिश्ता वगैरह उनके परिवार के लोग ढूंढना शुरू करते हैं। मैं कमरे में थी, अचानक मेरे पेट में मरोड़ होने लगता है। मैं तो दूसरों का दुख तकलीफ दूर किया करती थी, लेकिन जब मेरे साथ में ऐसा होने लगता है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। अचानक तकलीफ बढ़ जाती है, और मुझे अब इतना भी मौका नहीं मिला था कि मैं अलस्त हो गई थी, अपने बिस्तर पर जाग गिरी थी। मुझे इतनी परेशानी हो रही थी, आखिरकार मकान मालिक डॉक्टर को बुला के लाते हैं, मेरा इलाज चलता है, मुझे इंजेक्शन लगता है, मुझे पानी चढ़ाया जाता है, और आखिरकार मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी आंखें बंद हो रही है, मैं अंधकार में डूबती चली जा रही हूँ, और इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं होता है। मैं अपने आप को एक शून्य में पाती हूँ, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मैं तो उस अंधेरे में रोशनी की तलाश में निकली थी कि मैं हूँ कहाँ पर। आखिरकार मुझे कुछ भी अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं सूझता है। अब मुझे कुछ ज्ञान भी नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्या है, कुछ भी नहीं मुझे पता। लेकिन जब मैं रोशनी की तरफ आती हूँ, तब मुझे एहसास होता है कि मेरा शरीर ही नहीं है, मैं तो मर चुकी हूँ। मैं बीमार पड़ी थी और मेरी मौत हो चुकी थी। मैं अपने गांव से रिश्ता तोड़ नहीं पाई थी। रोड के किनारे एक बगीचा था जहाँ पर मेरा बचपन गुजरा था। हम सखी सहेली वहाँ पर खेला करते थे, बगीचे में झूला लगाते थे, आनंद लेते थे। वहाँ पर एक कुआं था, कुएं का पानी मीठा था। मैं उस जगह पर आ जाती हूँ, लेकिन कोई मुझे देख नहीं पाता। तब तक मुझे एहसास हो चुका था कि मैं तो प्रेतात्मा बन चुकी हूँ। मेरे भाई मुझे दिखाई देता है, मेरे पिता दिखाई देते, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन मैं उनसे बात ही नहीं कर सकती थी। अब मेरा ठिकाना था ना वही कुआं, उसी कुएं में मुझे रहना अच्छा लगने लगा। अब मैं बस ना जाने कितने दिन तक उस कुएं में अपने आप को छिपा कर रखा था। मुझे रोशनी से, धूप से परेशानी होती थी। वो आत्मा लड़की सब कहानी बता रही थी। अब मैं बस ध्यान लगाए उस कहानी को सुन रहा था। एक नया अनुभव मुझे हो रहा था। तब तांत्रिक बाबा कहते हैं, रुक क्यों गई, आगे की कहानी तो बताओ। वो प्रेतात्मा थोड़ी देर के लिए शांत होती है, उसकी आंखें शून्य में घूरती हुई नजर आती है। अब फिर वो बोलना शुरू कर देती है, कहती है कि मैं अब जो कहानी बता रही हूँ ना, उसको ध्यान से सुनना। मैंने जिक्र किया था ना कि खुशबू नाम की एक मेरी मित्र थी, उसका शादी के लिए अब्दुल्ला का तलाश हो रहा था, और आखिरकार उसके शादी जोग लड़का मिल चुका था। लेकिन दान दहेज काफ़ी डिमांड था। अब उसके माता पिता परेशान थे, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी, माँ बाप का थोड़े गहने थे, और वो बहुत ही खूबसूरत थी।
वो तो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत थी और अच्छे कपड़े पहन लेती थी तो बड़े घर की वो बेटी लगती थी। लेकिन एक दूसरे गांव का मनचला युवक उस पर नज़र लगाए हुए था। वो धनी परिवार का था और उसकी सोहबत ऐसी ही थी, कुछ आवारा लड़कों के साथ में वो लड़की को ताड़ते रहता था। कोई लड़की उसके झांसे में पड़ जाती थी पैसे के रुआब में और वो फंस जाती थी। लेकिन जब ये खुशबू से टकराता है ना तो खुशबू उससे दूर भागने लगती है। उसको समझ में आ जाता है कि लड़का ठीक नहीं है, ये लड़का गंदे नीयत से मुझे देख रहा है, उससे दूर रहने की कोशिश करती है। लेकिन वो लड़का इतना शातिर था, इतना चालाक था, अब उसके घर तक आ जाता है। खुशबू के पिता से दोस्ती कर लेता है। खुशबू के पिता जब धनी परिवार को लड़के को देखते हैं तो अपना दुख तकलीफ बताना शुरू कर देते हैं कि देखो बेटा, लड़की की शादी है, पैसे की ज़रूरत है और हमारे पास में इतना पैसा नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कि इसकी शादी ब्याह कैसे करेंगे। तब लड़का कहता है, अरे आप चिंता क्यों करते हो, मेरे पिता जो है ना वो ब्याज पर पैसा देने के काम करते हैं, मैं आपका मदद करवाऊँगा ना, आप बेफिक्र रहो। एक रिश्ता बना लेता है, घर में आने जाना शुरू कर देता है और आखिरकार जब एक बार घर में आता है दोपहर में तो माता पिता घर पे नहीं थे। खुशबू दोपहर में सो रही थी। जब दरवाजे पर दस्तक होता है तो समझ नहीं पाती, उनको लगता है कि माता पिता लौटे होंगे। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वही लड़का खड़ा मिलता है मुस्कुराता हुआ, उसको देख कर के पीछे भाग लेती है। लेकिन लड़का जो है ना वो भागता नहीं है, खुशबू के अंदर प्रवेश कर जाता है, घर के अंदर में दरवाज़ा बंद करता है, उसके साथ गलत काम करता है। खुशबू चिल्लाती है, चीखती है, लेकिन उसका मुंह दबा देता है और उसको धमकी देता है कि अगर तूने ये बात किसी को कहा तो मैं तुम्हारा माता पिता, तुम्हारा जो भी परिवार है ख़त्म कर दूंगा। उसको धमकी देता है। खुशबू डर जाती है और इसके बाद तो वो जब भी उसका दिल करता था ब्लैकमेल करने लगा था, लड़की को बुलाने लगा था कि इस जगह पर आ जा, स्कूल के पीछे आ जा, इस बगीचे में आ जा। खुशबू डर के मारे जाने लगी थी। इधर शादी का रिश्ता तय हो चुका था। उस लड़के से उसके पिता कहते हैं कि बेटा देखो, दिन तारीख तो तय हो गया, आप मेरी मदद करवा दो। तब कहता है कि ठीक है, आपको रखने के लिए क्या है। तब कहते हैं कि देखो मेरे पास तो बस छोटा मोटा खेत है, यही है। कागज़ मांगता है कि आप कागज़ दे दो और इसके बदले में मेरे पिता है ना आपको धन दे देंगे और अपनी पत्नी के जेवर भी दे दो। अब उसके झांसे में वो परिवार पड़ जाता है, पैसे की ज़रूरत थी, दोनों चीज़ दे देते हैं। अब बदले में अब वो पैसा दे देता है, कागज़ अपने पास पिता के पास रखवा देता है, जेवर रखवा देता है, बदले में अब जो भी देना था पैसा दे दे के नक्की कर लेता है। इधर जो खुशबू थी ना बहुत टेंशन में थी। उसको समझ में आ गया था कि मेरे साथ अब ये आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अब वो बहुत तंग करता था, अब इतना टॉर्चर हो चुकी थी खुशबू, अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आखिरकार वो फैसला कर लेती है। जब रात में परिवार के लोग सो रहे थे तब उसी कुएं के पास जहां पर मैं रहा करती थी वहां पर आ जाती है कूदने के लिए। जैसे कूदने के तैयार होती है मैं तो वहां पर थी। अब पहली बार मुझे अपनी शक्ति का एहसास होता है। मैं उसको संभाल लेती हूँ, उसका हाथ पकड़ लेती हूँ तब वो मुझे देख पाती है। कहती है दीदी आप तो मर चुकी हो, तो आप कैसे यहाँ पर। मैं उसको समझाती हूँ कि मैं मर चुकी हूँ, ये मेरी आत्मा है, मेरा शरीर नहीं है, लेकिन तुम मुझे देख पा रही हो, सबसे बड़ी खुशी की बात है। आज तक मुझे कोई देखा नहीं है, पहली बार मुझे अपनी शक्ति लौटती हुई नजर आती है। उस लड़की के बचाने के चक्कर में जब मैं उसको पकड़ने जाती हूँ तब मुझे लगता है कि हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ। लड़की को खींच लेती हूँ और इसके बाद उसको समझाती हूँ कि देखो तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, गलत काम तो वो लड़का किया है, तुम्हें उससे डरना नहीं है, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही तुम करो। मैं उसको एक प्लान देती हूँ और उस प्लान पर अमल करने की कहती हूँ। तुम अच्छा कपड़ा लत्ता पहनो और सुनो, स्कूल के अंदर लेके आना, जो टूटा हुआ स्कूल है ना जहाँ पर तुम मुझसे मिला करती थी उसी जगह पर लेके आना, लेकिन रात के टाइम में। वो तुम्हारे झांसे में जरूर आएगा। इसके बाद मेरा काम है मैं कैसे उसको सीधा करती हूँ, तुम देखते रहना। प्लान मेरा सक्सेसफुल हो चुका था। लड़की अच्छी कपड़ा वपड़ा पहन के आधी रात को उसी स्कूल में आती उससे मिलने के लिए। उसको खबर मिल चुका था,
वो तो पहले इससे आकर के बैठा हुआ था, मैं तो उसको देख रही थी, लेकिन अभी मैं रुकी हुई थी। जैसे ही खुशबू आ जाती है, मैंने सब कुछ सिखाया था, और तब खुशबू उससे डरती नहीं है, उसको धमकी देती है और कहती है कि जो मेरे बाप का जो भी खेत का कागज़ लिया था वो मुझे लौटा दे, मेरी माँ का जेवर लौटा दे, इसी में तेरा भलाई है, और नहीं तो हम तुझे सीधा कर देंगे। लड़का हंसने लगता है और कहता है तेरे जैसे कितनी आई और कितनी गई, वो लोग सीधा नहीं कर पाए, तू क्या कर पाएगी। और वो लड़का उस पर झपट पड़ता है गुस्से से, मारने पीटने के लिए। तब मैं इतना सहन कैसे कर सकती थी, मैं टूट पड़ी थी। लड़का को हवा में टांग दिया था, वो तो मुझे देख नहीं पा रहा था, लेकिन मैं तो उसको देख रही थी, उल्टा लटका दिया था। तब उसके एहसास होता है कि तो मैं गलत जगह फंस गया हूँ। खुशबू बोलती है अब तो पैसा लौटाएगा, अब तो कागज़ लौटाएगा, अब तो मेरे माँ के जेवर लौटाएगा। तब वो हामी भर लेता है। खुशबू कहती है ये तो ट्रेलर है, अगर कल तक मेरे पेपर खेत का जब तक नहीं मिलेगा और मेरे माँ का जेवर नहीं मिलेगा, सोच लो तो मैं तुम्हारे परिवार को भी तबाह कर सकती हूँ। तू मुझे धमकी देता था ना, लेकिन आज मैं तुम्हें धमकी नहीं, मैं सच करके दिखाऊंगी। तुम्हारे परिवार में हर किसी को हम तबाह कर देंगे, जब तक मेरा ज़मीन का कागज़ नहीं मिलेगा, मेरी माँ का जेवर नहीं मिलेगा। जितना जल्दी कर लोगे उसी में तुम्हारा भलाई है। उल्टा लटका हुआ था, रो रहा था, चिल्ला रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं जान चुका हूँ, मैं जान चुका हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं ऐसा किसी के साथ में नहीं करूँगा। खुशबू तो यही चाहती थी, जी भर का उसको कोसा, जो उसके साथ में करना चाहिए था वो उसने अपना पूरा कर लिया। कहती है बस रात भर का तुम्हारे पास वक्त है, और देखो कल की रात फिर इसी जगह पर तुम माना, अब पूरा काम करके तब तुम्हारी जान का छुटकारा हो सकता है। आखिरकार लड़का मान जाता है, और फिर मैं उसको छोड़ देती हूँ, चला जाता है। अगली रात को फिर आता है डरी हुई हालत में, और सारा कागज़ लेकर, खेत का कागज़ और वो माँ का जेवर लौटा देता है। मैं बड़ा खुश हो जाती हूँ। लड़का जाने के बाद मैं अपनी सहेली से कहती हूँ देखो ये होती है ज़िंदगी, और तुम तो अपनी ज़िंदगी ना जाने कहाँ ख़त्म करने पर लगी थी, अच्छी बात नहीं है। सामना करो ना, इसका डट के सामना करो। छोड़ो इस पिछली बात को, इस पर मिट्टी डालो। मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारा जो दूल्हा है बहुत ही तुम्हें चाहने वाला है, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, तुम उसके साथ में खुश रहोगे। आखिरकार वो मेरी बात को मानती है, और फिर वो खेत उनके पास में, माँ का जेवर उनके पास में, माता पिता कहते हैं, और तब वो कहती है खुशबू वो लड़का शरीफ था और दे गया। अब उसकी बातों में आ जाते हैं, भोले भाले लोग थे, और धूमधाम से खुशबू की शादी हो जाती है। मैं भी थी वहीं पर, सब कुछ मैं देख रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था। मैं तो सपने देख रही थी कि मेरा भी शादी होगा, लेकिन अब तो दूर की कौड़ी हो चुकी थी। अब तो मैं एक प्रेतात्मा बन चुकी थी। शायद अगले जन्म में मेरा यह स्वप्न पूरा हो सके। खुशबू चली जाती है, मैं भी उदास मन से लौट आती हूँ अपने उसी कुएं के पास में। इसके बाद अपने परिवार पर जो मेरे माँ ने मेरे साथ में दुर्व्यवहार किया था, अत्याचार किया था, इसके बाद मुझे गुस्सा आने लगता है। मैं माँ के सामने जाती हूँ, लेकिन वो मुझे देख नहीं पाती है। मैं उसके शरीर में घुस जाती हूँ, अब फिर मैं उसको तिल तिल करके तड़पाना शुरू कर देती हूँ, जैसे उसने मेरे साथ में बचपन से लेकर अभी तक किया था। मैं उसको मारना चाहती तो एक मिनट का काम था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तड़पा तड़पा करके ऐसा उसकी हालत कर देना चाहती थी ताकि वो पंगु बन जाए, किसी के लायक ना रहे। मैं उस चरण में पहुंच चुकी थी, लेकिन आप लोग बीच में आ गए। आपने ठीक नहीं किया, आपने ठीक नहीं किया। तांत्रिक बाबा कहते हैं कि देखो तुमने जो सताना था सता दिया। तुम एक अच्छी आत्मा हो, तुम एक बुरी आत्मा नहीं हो। तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम भगवान का है, वो न्याय देंगे तुम्हारे साथ में। तुम्हें ये काम छोड़ देना चाहिए, इस औरत के शरीर से तुम बाहर निकल जाओ। अब मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जल्द से जल्द तुम्हारा उद्धार हो जाए, तुम्हें मुक्ति मिले, तुम्हें एक नया जन्म मिले। तुम संस्कारी हो, तुम्हें ये गलत काम करना शोभा नहीं देता है। आखिरकार वो जो लड़की थी जो उसकी माँ के शरीर में स्थान ग्रहण करके बैठी हुई थी, तिल तिल करके तड़पा रही थी,
आप बात को मान जाती है तांत्रिक बाबा को। कहती है मैं आपके कहने पे ही कर रही हूँ, लेकिन मेरा इरादा नहीं था। मैं जानती हूँ कि मैं ऐसी बुरी नहीं हूँ, लेकिन जब मेरे साथ में इतना अत्याचार हुआ था मैं भूली नहीं थी। इसीलिए मैं अपना सारा गुस्सा इस पर निकाल रही थी, लेकिन मैं अब इसको छोड़ रही हूँ। इसके बाद वो जो औरत, उससे आत्मा निकल जाती है। तांत्रिक बाबा उसको समझाते हैं, सब कुछ बताते हैं कि देखो तुमने अपनी बेटी के साथ में कैसा कैसा दुर्व्यवहार किया था। वो रोने लगती है और महात्मा जी से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है हाँ, मुझे भी इस बात का पछतावा है। मैं तो भूल बस सब कर बैठी। मेरे भी बाल बच्चे हो गए थे तो मुझे लगने लगा कि इन सब पर ज़्यादा अधिकार हमारे बाल बच्चा का है। पहली रोटी हमारे बाल बच्चा का होना चाहिए। मैं भूल गई थी, मैंने अत्याचार किया था, इस बात को कबूल करती हूँ। आखिरकार महात्मा जी भी उसको माफ़ करते हैं और कहते हैं देखो आगे से किसी के साथ में ऐसा मत करना। देखो तुम्हारी वजह से उसकी क्या हालत हो गई है। उसको भी लगता है कि हमने बहुत तकलीफ दिया उस बेचारी लड़की को। आखिरकार वो लड़की आज भी कुएं के अंदर में रहती है। लोग बाग कहते हैं जब उस रास्ता पर कोई इंसान भटक जाता है, उसको रास्ता समझ में नहीं आता है, कोई भूत प्रेत से बाधित होता है, उस रास्ते पर भटक जाता है, कोई भूत प्रेत उसको घेर लेते हैं और तब वो अच्छा काम करती है। भूतों प्रेतों से चंगुल से छुड़ाती है और उनका घर का रास्ता दिखाती है, घर तक पहुंचाने का काम करती है। ऐसे ही वो काम करती है। लेकिन ये जो बात है ना, बहुत पहले की थी, 1980 के आसपास की। लेकिन इसके बाद मैं भी उस कुएं पर जाता हूँ, कभी कभी उसको आवाज़ देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मुझे कभी भी आवाज़ का जवाब नहीं देती है। और तब मुझे एहसास हो गया था कि शायद उसकी अब मुक्ति मिल चुकी है, शायद उसका जन्म कहीं ना कहीं हो गया होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी सुभाष चंद्र जी की भेजी हुई। कैसी लगी आपको? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है जो आप मुझ तक भेजना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे मेल आईडी पर आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर कल मिलते हैं इसी चैनल पर और इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।